हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली मज़े में होगे और ज़िंदगी का मज़ा भी ले रहे होगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर्स। जो बच्चे क्लास 10 से 11th में जाने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, और ये बिल्कुल नया भी है आपके लिए। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा स्केलर और वेक्टर। अभी हम लोग इसके टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन भी देखने वाले हैं। ये मैं लेक्चर 1 पहले बना रहा हूँ ताकि आपको मैं इंट्रो दे दूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और ये बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग क्यों है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो पहले पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन है, स्केलर वेक्टर्स है और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना तो होगा कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर वैसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है वेक्टर्स। वेक्टर्स के पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, और दूसरी बात क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग, स्केलर्स की, है ना, अगर हम स्केलर्स की बात करें तो क्या बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only। ठीक है, which has magnitude only। जैसे अगर मैं बोलूं राम इज साइकिलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। भाई राम साइकिलिंग तो कर रहा है, उसकी स्पीड मुझे मालूम है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि श्याम इज साइकिलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू मालूम है मुझे और डायरेक्शन भी मालूम है मुझे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर मुझे मालूम है लेकिन डायरेक्शन नहीं मालूम, तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। ठीक है ना। इतना तो आपको पता होगा, पहले भी सुना होगा या देखा होगा, स्कूल्स में पढ़े होगे या देखा होगा, सुना होगा। तो वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करें? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction. For example, velocity, acceleration, momentum, force, etc. वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स और भी क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे आप क्लास 11 में आगे बढ़ते जाओगे बहुत सारे वेक्टर्स आपको और मिलेंगे। अभी बताऊंगा ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि नए नए टर्म्स मिलने वाले हैं अभी। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप समझते चले जाओगे। तो वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ग्राफिकल तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा नोटेशन के तरीके से लिख सकते हैं। तो ग्राफिकल भी हम लोग करेंगे। ठीक है। और तो ग्राफिकल के बारे में क्या करेंगे? अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड ऑन इट, दैट इज एन एरोड लाइन। Here the length of the line drawn on suitable scale represents the magnitude of vector। यानी कि हम लोग एक एरो ड्रॉ करके दिखाएंगे ऐसा, ये वेक्टर के लिए दिखाया जाता है। देखो एरो क्या है? एरो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, स्ट्रेट लाइन प्लस इसमें एक हेड इसका जोड़ देंगे, तो दोनों मिल करके मुझे क्या देगा? यही देगा ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। और ये मुझे क्या दिखाता है? डायरेक्शन। एरो
का हेड डायरेक्शन और एरो का जो बॉडी है वो दिखाता है मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, टेल और हेड। ठीक है बच्चों, इसको लिखते जाओ मेरे साथ साथ तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। जैसे अगर मुझे लिखना हो फोर्स वेक्टर, ठीक है ना, फोर्स वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एफ के ऊपर वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर हो गया, एरो ड्रॉ करनी है आपको, या वेलोसिटी वेक्टर तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ए लिख लूँ 2 मीटर पर सेकेंड तो ये वेक्टर नहीं कहलाएगा, जब तक मैं एरो नहीं डालूँ तब तक ये वेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो साथ में डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, तो वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या होगा और कैसे दिखाएंगे। अब देख लेते हैं कि मोटा मोटा देखा जाए किस तरीके के वेक्टर्स होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, है ना, मतलब फोर्स वेक्टर हम लोग दिखाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ए से बी तक एक पार्टिकल गया, बी से सी तक दूसरा पार्टिकल गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, एंड पॉइंट क्या, सी पे जाके पार्टिकल रुक गया। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा दैट इज योर पोलर वेक्टर, ठीक। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, आर दोज वेक्टर्स which represent rotational effect and act along axis of rotation in accordance with right hand screw rule। right hand screw rule का मतलब हो गया, स्क्रू तो आपने देखा होगा बेटे, जनरल जो लाइफ में काम करते हैं स्क्रू टाइट करते हैं हम लोग, है ना। तो मान लो ये स्क्रू है, मुझे टाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये अंदर की ओर जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज एक्सिस, और जिस सर्कल में आप घुमा रहे हो उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं, देख लो, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जिसका कुछ एक्सिस डिफाइंड हो, है ना। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एक्सियल वेक्टर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर आप ऐसा पकड़ लोगे इसको तो 4 फिंगर कैसे कर्ल हो रहा है, ऐसे कर्ल हो रहा है आपका। सो दिस थंब इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ये एक्सिस हो गया, और ये गोल गोल जो डायरेक्शन हमें दिख रहा है इस तरीके से, है ना, दिस इज योर रोटेशन। सिमिलरली अगर मैं स्क्रू को ऐसे पकड़ लूँ या किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे पकड़ लूँ तो 4 फिंगर हमारा ऐसे कर्ल हो रहा है, ठीक है ना, दिस वे, क्लॉकवाइज रोटेशन। ये जो लाइन बना दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सियल वेक्टर बोल सकते हैं। खैर इस चीज़ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हमारा फोकस होगा पोलर वेक्टर्स पे। पोलर वेक्टर्स में हम लोग फोकस कर लेते हैं, ये चीज़ क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। चलो अच्छी बात है, रोटेशन की चीज़ें, एक्चुअली रोटेशन मोशन भी करेंगे तो रोटेशन की चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे रोटेशन वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब एंगल वाली चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं। आगे हमें समझना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स में। फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वेक्टर्स के बिना यानी कि डायरेक्शन के बिना आप कहीं जा नहीं सकते। जितने भी डिवाइसेस बनते हैं, नेविगेशन डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शंस को मेज़रमेंट के लिए या उसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। मान लिया सपोज़ आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना,
ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं लिखता हूँ सपोज मैं ऐसे गया, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर है ना। 30 डिग्री किधर है ये? 30 डिग्री है टुवार्ड्स नॉर्थ, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ ऑफ किसका नॉर्थ? तो ऑफ कोर्स ईस्ट का नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे बोलेंगे। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे जाना है। यही होता है ना नेविगेशन में, शिप की नेविगेशन हो, एरोप्लेन की नेविगेशन हो, तो आपको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। मान लो ऐसा कुछ है और ये एंगल दिखाया गया है मान लो 45 डिग्री, तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं ना 45 डिग्री, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 45 डिग्री वेस्ट, तो किसका वेस्ट? ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, दिस इज द वे टू शो द डायरेक्शन। अगर मान लो कुछ ऐसा डायरेक्शन हम लोगों ने दिखा दिया, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये नॉर्थ से वेस्ट की ओर आ रहा है, ठीक है, टुवार्ड्स वेस्ट है ये, तो क्या लिखेंगे? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ किसका वेस्ट? नॉर्थ वाले का, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शंस की बातें करते हैं। सीधा हम बोलते हैं भाई 30 डिग्री, भाई 30 डिग्री किधर? ईस्ट के साथ, नॉर्थ के साथ, पता ही नहीं है अगर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे को वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर्स हमें डायरेक्शन बताता है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे आगे, ये भी हम लोग समझेंगे आगे धीरे धीरे। अभी चूँकि क्लास 10 से आप गए हो 11th में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी नई नई मिलेंगी कि क्या हो गया, नया नया चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप लोग रुके नहीं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पीछे की चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है बच्चों, Many laws of physics can be expressed in compact form by the use of vectors। ठीक है, पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। इन पॉइंट्स को लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्या क्या यूज़ है। तो हम लोग चाहें तो एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है, राइट। तो लिस्ट बना के देखते हैं। आप लिख लो इधर स्केलर और इधर आप लिख लो वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली नंबर मैटर्स, ओनली नंबर मैटर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मास, है ना, मेरी मास अगर 10 kg है तो मैं क्या बोलूँगा? 10 kg बोलूँगा, 10 kg। ये थोड़ा ना बोलते हैं 10 kg ईस्ट, 10 kg डाउन, 10 kg अप, ऐसा बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते 10 kg ईस्ट वेस्ट। तो 10 kg का मतलब है पूरे बॉडी के मास 10 kg है, इसके लिए कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो ओनली 10 kg बोलेंगे। चलो अच्छी बात है। और वेक्टर्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स अप, यानी कि ऊपर जा रहा है, एरो अप, यही बोलेंगे, ठीक है, इसके लिए डिफाइंड होता है। या फिर 5 न्यूटन का फोर्स टुवार्ड्स लेफ्ट, ऐसे बोल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो 5 न्यूटन टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस पूरा लेंथ जो हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। मान लो आप ए पे हो फिर बी पे चले गए, 2 किलोमीटर चले गए आप, बी से सी की ओर आ गए 3 किलोमीटर, ठीक है ना, और सी से डी की ओर आ गए 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल एडिशन, अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, 2 + 3 + 1 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, सिर्फ कितना दूर गए ये पूछा गया, डिस्टेंस। कि डिस्टेंस का मतलब दूरी,
किधर गए इससे मतलब नहीं है, दूरी से मतलब है। इसका मतलब हमारे को सिर्फ ऐड करना है, नथिंग एल्स। दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ना, किसी एरो से जोड़ देंगे, ठीक है। लेंथ, आप ये भी कह सकते हो लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। वापस आप यहां आ जाओ, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो इनिशियल पोजीशन कौन सा है, ए है, फाइनल कौन सा है, ये डी है। इसको आप ऐसे एरो से दिखाओगे, इनिशियल से फाइनल को जोड़ना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एडी, एडी वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एरो से दिखा रहे हैं, पहले यहां थे यहां गए, तो ऐसे एरो जाएगा, है ना। अगर डी से मान लो गए होंगे ए तक, तो पहले डी पे थे, बाद में ए पे गए, तो एरो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। एरो तो हमारे पास है ही दिखाने के लिए, तो एरो का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। उड़ता तीर है, तीर को जितना समझ लो उतनी अच्छी बात है। तो ये हमारा पास जो है वेक्टर्स को समझने की छोटा सा एग्जाम्पल है, समझने के लिए। तो अब देखते हैं कि कितने तरीके के वेक्टर हो सकते हैं। कुछ तरीके भी होते होंगे इसके कि भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सबको एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, ये है डेफिनेशंस इन वेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7, इनको एक एक करके आप समझ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही ईजी भी है। कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो समझ सकते हो। पहले इसको नोट डाउन करो, मैं एक एक के सारे पॉइंट आपको समझाऊंगा। हमारे पास है डेफिनेशन इन वेक्टर्स। पहला क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, उसका न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। मॉडुलस का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। तो आपको मॉडुलस बोला जाए या मैग्नीट्यूड बोला जाए, एक ही बात है बच्चों, सेम चीज़, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब एक कहानी याद आती है वेक्टर्स के बेसिस पे। एक राजा थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, ही वॉज टू ओल्ड, बिल्कुल मरने वाले थे, तबीयत खराब थी उनकी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि बेटे आ जाओ मेरे पास। बोला बेटे देखो मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए एक खजाने को छुपा के रखा है, ठीक है। क्या बोला, मैं तो मरने वाला हूँ, एक खजाने को छुपा के रखा है आपके लिए, आप तो निकम्मे हो, कुछ किए नहीं आज तक, तो खजाने का इस्तेमाल करना और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना। तो बेटा खुश हो गया, ओए खजाना मिल रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, कम ऑन डैड, टेल मी कहाँ है वो खजाना। हालांकि बाप मर रहा है, पर वो खजाने की ओर पूरा का पूरा ध्यान है, खजाने की ओर। चलो, तो पिताजी ने बताना शुरू किया, बेटे शहर के बाहर आप जाओगे तो आपको एक कुआं मिलेगा। क्या मिलेगा, कुआं मिलेगा शहर के बाहर, ठीक। तो उसके 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। वो सुनते ही भाग खड़ा हुआ। पिताजी ने बोला बेटे रुक जाओ, बेटे रुक जाओ। लाइक डैड मैं आता हूँ, खजाना निकाल के आता हूँ। मूर्ख था वो बेचारा, कभी काम वाम कुछ किया नहीं था, ऐशबाजी करता था। वो शहर के बाहर कुएं के पास चला गया दौड़ते दौड़ते, ठीक, बड़ा मुश्किल हुआ। अब वो कुआं उसको मिला, दिस इज कुआं, ठीक है। और ये पूरा ये बहुत बड़ी सी जगह है, इधर कुआं है। अब वो आया तो बोला कि यार 10 मीटर खोदना है, किधर खोदूं। भाई डायरेक्शन तो उसको पता ही नहीं था
कि भाई 10 मीटर किधर, खजाना किधर है। उसने 10 मीटर यहाँ पे खोद डाला, 10 मीटर यहाँ भी खोद डाला, ठीक है, 10 मीटर इधर भी खोद डाला। भाई दूसरे साइड भी पॉसिबिलिटी बनती है 10 मीटर के लिए। वो पागल हो गया खोद खोद के, सबको बता भी नहीं सकता कि भैया खोद दो, खजाना है। बड़ी मुश्किल में फंस गया वो। और तो और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 10 मीटर इसके नीचे हो, है ना, आजू बाजू तो है, हो सकता है उसके नीचे हो। ऐसे बहुत सारे एंगल पे पॉसिबल, 10 इधर भी हो, 10 डिग्री पॉसिबिलिटी हो, 20 डिग्री के साथ पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे खोदने के लिए, है ना। तो वो तो परेशान हो जाएगा। पूरा उसके 10 मीटर के रेडियस के लिए पूरा ज़मीन खोदना पड़ेगा उसको, पूरा 10 मीटर का रेडियस, तब वो खजाने की बात करेगा। तो यहाँ पर गलती क्या करी उसने कि उसने अपने पिताजी से, राजा जी से पूछा ही नहीं कि 10 मीटर किधर, कुएं के ईस्ट या वेस्ट, लेफ्ट, राइट, या 10 मीटर इसके नीचे, वर्टिकली डाउन, या किधर 10 मीटर। तो वेक्टर्स को जाने बिना आपको हाथ में खजाना नहीं लगेगा बच्चों। इसीलिए फिजिक्स के खजाने को लाना है, पकड़ना है, समझना है, तो आपको वेक्टर्स को समझना पड़ेगा। एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप समझोगे तो आपके हाथ में भी खजाना लग सकता है। सो प्लीज़ नोट डाउन करें, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें और कोशिश करें समझने की। हाँ, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को दिखाते कैसे हैं। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। किसी वेक्टर को अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो आप एक लाइन ऐसे दिखा दो, ठीक है, ऐसे दो लाइन के बीच में उस वेक्टर को डाल दो। इसका मतलब हो गया कि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हैं, या फिर मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। या फिर सिंपल आप एफ भी लिख सकते हो। आपने एरो ऊपर ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है ये, मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन आप सीख गए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिख भी सकते हो आप लिख लो। मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन है यही वाला चीज, ठीक है ना, ए वेक्टर बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट, नाम ही है यूनिट, तो आप लोगों ने सुना होगा ना यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1। तो अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर की, ठीक है, तो दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, क्या लिखेंगे, दोज वेक्टर whose, हेलो, हाँ जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, सॉरी बच्चों, कॉल आ गया था एक। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका भी रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग यूनिट वेक्टर को ना ऐसे दिखाते हैं, कैप से, कैप पहना दो, टोपी पहना दो, दैट इज इक्वल टू जो वेक्टर खुद होगा वो डिवाइड बाय उसका मॉडुलस, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको हजम करने में दिक्कत होगी, आप बस नोट करते जाओ, ठीक है। धीरे धीरे
सब समझ में आ जाएगा। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। चलो बढ़िया है। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स का मतलब हो गया दो वेक्टर बिल्कुल एरो का साइज इक्वल कर दो, है ना, एरो का साइज इक्वल कर दो आप, ठीक है, टू वेक्टर्स इक्वल। लेकिन एरो का साइज इक्वल तभी लिखेंगे, हालांकि एरो तो सब जगह एक ही जैसा दिखेगा आपको। आपको ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तभी हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स whose magnitude and direction are same that are called equal vectors। ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। दूसरा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो इस डायरेक्शन को मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट वाला काम। ठीक है, जो बिल्कुल अपोजिट हो उसी को निगेटिव बोलते हैं ना। अगर मैं अच्छा हूं तो दूसरा बुरा है, बिल्कुल अपोजिट। अगर मैं बुरा हूं तो दूसरा अच्छा है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अगर आप ये पॉजिटिव वेक्टर लेते हो, ये पॉजिटिव वेक्टर लेते हो, तो ये वाला आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना? सो दोज वेक्टर्स विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, दैट आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। दूसरा है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। एक मिनट बच्चे, तो आगे हम लोग सीखेंगे को इनिशियल। तो बच्चों को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, है ना। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है ना। ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर मान लो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो एक ही है। दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तो आप क्या लिख सकते हो? दोज वेक्टर्स हुज स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। चलो बहुत अच्छी बात है। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब आप लोगों ने तो क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा। कोलिनियर मीन्स एक लाइन। दोज वेक्टर whose act along the same line, है ना। एक वेक्टर ऐसा होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर भी ऐसा होगा तो सेम लाइन में है। सी वेक्टर भी मान लो ऐसा होगा तो ये भी एक लाइन में है। दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग along the same line that is called कोलिनियर वेक्टर्स। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कोप्लानर, है ना। कोप्लानर आपके लिए एक नया वर्ड होगा। कोप्लानर का मतलब होता है सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो आपको ये जानना है कि कोई भी दो वेक्टर क्या सेम प्लेन में होगा? दो वेक्टर या तीन वेक्टर, है ना। कुछ करके देखते हैं। मान लो मैंने एक पेन ले लिया, ये दूसरा पेन ले लिया। एक वेक्टर मान लेते हैं इधर है और एक वेक्टर मान लेते हैं इधर है, ठीक है। और ये कोई प्लेन है, प्लेन शीट है। तो क्या ये प्लेन शीट इसमें लाई कर रहा है? यस, ये प्लेन शीट में लाई कर गया। इसको मान लो हम लोगों ने ऐसे रोटेट कर दिया, एक वेक्टर इधर ले आए, तो ये भी तो एक प्लेन में लाई कर गया ना। देखो एक प्लेन पे लाई कर गया, है ना। यानी कि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे। आप देख लो, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दे आर इन वन प्लेन। बोर्ड भी तो एक प्लेन है, ठीक है। अगर ऐसे रखेंगे, आप ध्यान से देख लो, अगर ऐसे रखेंगे तो दिस इज द प्लेन, ऐसे रखेंगे तो ये प्लेन हो गया, ऐसे रखेंगे तो ये प्लेन हो गया। तो दो वेक्टर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो आप सिंपल सा डिफाइन कर सकते हो कि दोज वेक्टर्स which lies in the
सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन 3 वेक्टर क्या एक प्लेन में लाई करेंगे? ठीक है, 2 वेक्टर के लिए तो हमें समझ में आ गया, 2 वेक्टर में हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन जब 3 वेक्टर की बात होगी, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और एक हो गया ये 3 वेक्टर, 3 वेक्टर। ठीक है, ये तीनों को हम लोगों ने रख दिया। कैसे रखेंगे? ऐसे, ऐसे और ऐसे रख दिया। तो यस, इस केस में तीनों लाई करेंगे एक प्लेन में। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, ऐसा एक आ रहा है आपकी तरफ, ये 2 हैं एक प्लेन में, इधर और इधर, तो प्लेन के लिए बात करेंगे तो ये दोनों तो एक प्लेन में हैं, या फिर ये दोनों एक प्लेन में हैं, राइट। तो तीनों हमेशा एक प्लेन में हो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो 3 वेक्टर्स मे बी इन ए प्लेन और मे नॉट लाई इन ए प्लेन, बट 2 वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन ए प्लेन। ठीक है ना? तो प्लीज़ 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 ये सब पॉइंट्स तो आप लिखो ही लिखो। हाँ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वेक्टर्स के बारे में हमारे को जानना है, पढ़ना है और समझना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, आप ध्यान से देखो। वेक्टर रोटेशन बाय 360 डिग्री, पैरेलल शिफ्ट का क्या मतलब है, और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का क्या मतलब है। कोई भी वेक्टर अगर 360 डिग्री से रोटेट करता है तो वो वेक्टर रिमेन सेम। ठीक है ना, वो वेक्टर रिमेन सेम होगा। सपोज ये ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है, इसको आप रोटेट करोगे, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, 360 डिग्री हो गया ना, तो वापस वहीं आ गया वो, तो वेक्टर रिमेन सेम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई 360 रोटेशन में क्या फ़र्क होता है? मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ और 180 डिग्री से रोटेट कर जाऊँ ऐसे, तो मेरा बैक आप देखोगे, वापस मैं 180 कर जाऊँ तो वापस आपके सामने आ गया। तो 360 डिग्री रोटेशन मीन्स नो इफेक्ट ऑन वेक्टर्स, वेक्टर रिमेन सेम। पैरेलल शिफ्ट, कोई वेक्टर अपने आप को पैरेलल शिफ्ट अगर करता है तो किया जा सकता है, उसमें वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कोई ऐसा वेक्टर है, ऐसा कुछ है ना, इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट, या फिर इसको उठा के इधर ला सकते हैं, ये भी पैरेलल शिफ्ट हो गया। ऊपर नीचे साइडवेज, साइड में भी पैरेलल होता है ना, तो आप पैरेलल शिफ्ट में कहीं भी वेक्टर को हम लोग रख सकते हैं, इससे वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब हो गया कि जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल इसके साथ यहाँ भी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होनी चाहिए, पैरेलल में एंगल रिमेन सेम। अगर कोई वेक्टर ऐसा कुछ है तो पैरेलल वेक्टर ऐसा होगा, या नहीं तो ऐसा होगा, या नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। पैरेलल शिफ्ट, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ रख दो, पीछे ले आओ या आगे ले जाओ, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर सेम रहता है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। इसको हमें समझना है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स में क्या होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स जो होता है वो हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है ना। इस चीज़ को समझना है आपको। 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, नेगेटिव एंगल कुछ नहीं होता है, और 180 से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स की बात हो रही है। सपोज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर जब भी फाइंड करेंगे तो मान लो ये मान लो ए वेक्टर है और ऐसा कुछ मान लो बी वेक्टर है, आपको बोला गया फाइंड कीजिए। तो जब भी, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात होगी तो हम लोग क्या करते हैं, टेल्स को पहले मिलाते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को मिलाते हैं, इन दोनों के टेल को मिला देंगे, ये जो एंगल इनक्लोज होगा दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये बाहर वाला एंगल नहीं, बाहर वाला एंगल नहीं, ये अंदर वाला एंगल। समझ में आ रही बात? एक वेक्टर मान लो ऐसा है, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसा कुछ है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, एक्यूट एंगल की बात करेंगे, छोटा एंगल जो होता है वही वैल्यूड होता है, वही मेजर, उसी को हम लोग मेजरमेंट पे लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कुछ हो जाएगा। अगर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो ये 180 डिग्री वेक्टर हो जाएगा।
ठीक है ना। आ सकता है एग्जाम में फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। ठीक है ना, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो आपके पास एक ऐसा दिया है ए वेक्टर और ये है 30 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर ये है, ये आपको दिया गया है मान लो 20 डिग्री ऐसा, और बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दैट मीन्स आप ये पूरा एंगल फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा एंगल में क्या 30 तो मालूम है, ये फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ये 20 है तो ये कितना होगा 70 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में तो 90 होता ही है। ठीक है ना, 20 70, तो टोटल एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज 30 + 70, दैट मीन्स 100 डिग्री। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर कुछ ऐसा है, ये बनाता है 30 डिग्री, ये बनाता है मान लो 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें यह ये वाली पूरी एंगल फाइंड करनी पड़ेगी, तभी एंगल आएगा ए और बी के बीच में। तो 30 तो ये गिवन है, 60 ये गिवन है, 90 ये हो गया। ठीक है ना, तो पूरा एंगल ऐड कर देंगे तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि एक्यूट एंगल फाइंड करनी होती है। 0 से 180 भी आपको ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल भी आपको ध्यान रखना है। बाहर वाला एंगल नहीं फाइंड करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड नहीं करते हैं। ऑब्ट्यूज से कहने का मतलब है कि ए और बी के लिए जो छोटा एंगल हो उसी एंगल पे आपको ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल वाले पे। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उसमें क्या लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री। बिल्कुल अपोजिट है तो 180 डिग्री। ठीक है ना, अगर मेरे पास कोई ऐसा वेक्टर्स है, ऐसा कोई वेक्टर्स है, तो ये एंगल लेंगे हम लोग, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, 180 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। तो ये सब हमने जो डिस्कस किया है वो बिल्कुल बेसिक्स है। आगे हम लोग देखेंगे हाउ टू ऑपरेट द वेक्टर्स। ठीक है, उसको ऑपरेशंस कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।